हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास 8th और सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स की पूरी स्टडी कर चुके थे हम, जिसमें हम बेवरेज जो क्रॉप्स हैं हमारी टी एंड कॉफ़ी, उसके बारे में रीड किया था हमने लास्ट टाइम पे। और आज हम स्टार्ट करते हैं उसके आगे वाला और लास्ट वाला हमारा वीडियो इस चैप्टर का। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ स्टार्ट्स एंड ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 184, चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर सोशल साइंस में। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। बेटा हम स्टार्ट करेंगे, आज बात करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के बारे में। अब देखिए, प्रीवियस टाइम पर हमारे यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, बहुत सीमित साधनों में, और जिसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं हुआ करती थी हमारे फार्मर्स को। धीरे धीरे हमने हमारी जो इंडिपेंडेंस थी उसके बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन आई और एग्रीकल्चर में काफ़ी डेवलपमेंट किया। तो इसमें हम और कुछ क्या क्या कर सकते हैं जिससे हम हमारी खेती बाड़ी में अच्छा प्रोडक्शन ले सकें, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, और क्या क्या हमारे यहाँ पर हुआ है या हम कर सकते हैं वो कुछ फैक्टर्स हम यहाँ पर रीड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बाय वेरियस वेज एंड मीन्स इन ऑर्डर टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। जैसा कि ग्रोइंग पॉपुलेशन को देखते हुए, जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए, हम हमारे खेतीबाड़ी में कुछ डेवलपमेंट कर सकते हैं जिससे कि हम हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट कर सकें। जो एग्रीकल्चर से हमें प्रोडक्शन मिलता है उसको हम बढ़ा सकें। इसके लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। अब वो क्या है? द क्वांटम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग वेज। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी मात्रा में बढ़े, इसके लिए हमें कुछ तरीके अपनाने होंगे या हम अपना सकते हैं या अभी तक अपनाते भी आ रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। हमें किसका यूज करना होगा? हाई यील्डिंग, अच्छा बड़ा उत्पादन दे सके ऐसे बीजों का हमें यूज़ करना होगा। अच्छी अच्छी उन्नत किस्में आती है सीड्स की, उनको हमें क्या करना होगा? हमारी खेतीबाड़ी में काम लेना होगा। अच्छी अच्छी किस्मों के हाई यील्डिंग सीड्स हमें हमारी लैंड में सो करने होंगे। यूज़ ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, और हमारी लैंड को अच्छा बनाने के लिए, फर्टाइल बनाने के लिए, और पेस्टिसाइड्स वगैरह, पेस्ट वगैरह को हटाने के लिए हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना होगा। कुछ मैन्योर्स जो होती हैं नेचुरल मैन्योर्स, उनका भी यूज़ करना होता है। इरिगेशन मेथड, सिंचाई का जो साधन है, टू बी इम्प्रूव्ड, इन्हें भी इम्प्रूव किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कल्टीवेशन क्रॉप्स। जितना कि हमारे पास एरिया है कल्टीवेशन करने का क्रॉप्स को, उसके हिसाब से हमें हमारे इरिगेशन मेथड्स हैं, जो इरिगेशन जो साधन हैं हमारे पास, उनको और इम्प्रूव करना होगा। टेस्टिंग ऑफ सॉइल एंड इम्प्रूविंग इट, हमें हमारे खेत की मिट्टी का परीक्षण भी करवाना चाहिए। उससे हमें पता लग जाता है कि हमारी जो खेत की सॉइल है उसमें क्या कमी है, फिर हम उसी के हिसाब से उसमें क्या देते हैं? मैन्योर्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स आदि का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब सॉइल कहाँ पर होता है? सब एग्रीकल्चर जो हमारे ये वैज्ञानिक होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर जा कर के सॉइल टेस्टिंग की जा सकती है, और उसमें केमिकल्स इन ऑर्डर टू मेक इट फर्टाइल, और बहुत सारे कुछ ऐसे केमिकल्स के यूज़ से हम क्या कर सकते हैं? उसको फर्टाइल बना सकते हैं। एजुकेटिंग द फार्मर्स अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स, और हमें नए नए जो विकास कार्य हुए हैं हमारी एग्रीकल्चर में, उसके लिए हमें फार्मर्स को क्या करना होगा? एजुकेट करना होगा।
इन फार्मिंग प्रैक्टिस, ताकि वो अपनी खेती अच्छे से कर सकें। हाइब्रिड सीड्स इन लेटेस्ट टेक्निक्स, बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही है खेतीबाड़ी में, उनको हम उन्हें सिखाएं और उनका समय समय पर उनको प्रशिक्षण देते रहें। हाइब्रिड सीड्स को कैसे यूज़ किया जा सकता है, इन सभी के बारे में उनको कुछ टीचिंग देनी होगी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स, और लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना होगा, एक करना होगा। यूजिंग मशीनरी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और मशीनरीज का यूज़ किया जाना चाहिए या किया जाता है, जिससे हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, वेरियस स्टेजेस पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो फिर भी उसके बावजूद भी अभी बहुत सारी ऐसी कहीं कुछ खामियां हैं जिनके कारण हम अभी अदर कंट्रीज से काफ़ी पीछे हैं। तो हमें डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी रखना है इस क्षेत्र में, क्योंकि एक मेजर एक्टिविटी है हमारे इंडिया की। There has been significant development in the field of agriculture in various parts of the world. The main aim to increase in agriculture production to ensure food security, और फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए हमने बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है मेन एम है हमारा, उसको फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने का। इसीलिए हमने हमारे इस फील्ड में क्या किए हैं, कई एग्रीकल्चर डेवलपमेंट किए हैं, कई हमने नई चीज़ें खोजी हैं। Developing countries in different parts of the world having large population generally practice intensive agriculture. हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं डिफरेंट पार्ट्स के वर्ल्ड के, वो क्या है, लार्ज पॉपुलेशन रखते हैं, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन होने के बावजूद वो प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर कल्टीवेशन इज डन ऑन स्मॉल फार्म्स मेनली फॉर सब्सिस्टेंस फॉर देयर ओवन यूज़। जहाँ पर जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं हमारे जहाँ पर फार्मर्स क्या करते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करते हैं। वो किस लिए कि वो जो उनके छोटे छोटे फार्म्स होते हैं उन पर वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, केवल उनके यूज़ के लिए, वो कॉमर्शियल यूज़ के लिए अपनी पैदावार नहीं करते हैं। तो लार्जर होल्डिंग्स ऑफ लैंड आर मोर सुटेबल फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एज एन यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो लार्जर लैंड होल्डर्स हैं वो कहाँ पर सूटेबल है और कॉमर्शियल एग्रीकल्चर उसमें की जा सकती है, वो है हमारे कुछ कंट्री यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे इंडिया में जनरली हम क्या करते हैं, हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़े लार्ज होल्डर लैंड होल्डर्स नहीं होते हैं इंडिया में। तो कॉमर्शियल यूज़ के लिए यहाँ पर मोस्टली कम ही किया जाता है। कॉमर्शियल यूज़ के लिए यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में लार्ज स्तर पर फार्मिंग की जाती है। Let us understand the above with the help of two case studies, one from India and the other from the USA. आओ हम इन दोनों जो कंट्री हैं, इंडिया और यूएसए, इनकी केस स्टडी पढ़ते हैं कि किस तरह से यहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, किस स्केल पर यहाँ पर एग्रीकल्चर को किया जाता है। मेक अस फैमिलियर विद द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ अ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर हमने एक कंट्री तो लिया है डेवलपिंग, जो कि विकासशील है यानी विकास की ओर अग्रसर है, वो है हमारा इंडिया। और एक कंट्री है हमारा यूएसए, क्योंकि ये एक डेवलप्ड कंट्री है। तो दोनों कंट्रीज की केस स्टडी हम रीड करते हैं कि कौन से कंट्री में किस तरह की एग्रीकल्चर को प्रीफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे इंडिया के बारे में, अ फार्म इन इंडिया। तो इंडिया के बारे में हम पढ़ते हैं, द साइज ऑफ एन एवरेज फार्म इन एन इंडियन विलेज इज अबाउट 1.5 to 2 हेक्टेयर्स। अब एक एवरेज अगर हम निकाल कर चलें तो इंडिया के जो फार्मर्स हैं, इंडियन विलेजेस हैं, वहाँ पर जो एवरेज साइज़ है हमारे फार्म्स की, वो है प्रति व्यक्ति, जैसे एक फैमिली मुखिया है उसके पास 1.5 या 2 हेक्टर जो लैंड फार्म होता है। द पुअर फार्मर्स हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज। लगभग ज़्यादातर फार्मर्स क्या हैं,
पुअर है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्स है एग्रीकल्चर के, एंड कैपिटल टू परचेज सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स, और उनके पास लिमिटेड ही कैपिटल है, पैसा है, जिससे कि वो अपना बीज खरीद सकें या फर्टिलाइजर खरीद सकें. विद द हेल्प ऑफ अ फ्यू केटल एंड फैमिली मेम्बर्स he plow his fields and sow the seeds with the little of knowledge and expertise he shares with the community. अब जो इंडियन फार्मर है वो क्या करता है, अपने कुछ कैटल्स के साथ या फिर जो बैलों की जोड़ी वगैरह होती है उसके साथ और कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ वो क्या करता है, अपने फील्ड को प्लो करता है, जोतता है, सो सीड्स, और उसमें बीज बोता है, विद द लिटिल नॉलेज, उसको थोड़ा ज्ञान होता है, ज़्यादा वो नॉलेज नहीं रखता है कि किस तरह खेती की जाए, और हो सकता है उस तक नॉलेज पहुंची भी ना हो, हमारे यहाँ की टेक्नोलॉजी से वो अनजान रहता है. एवरेज बात कर रहे हैं हम, सभी की नहीं कर रहे हैं, एवरेज जो हमारा यहाँ का फार्मर है उसकी बात कर रहे हैं. तो वो क्या होता है, वो अपने एक्सपर्टीज़ से भी सलाह नहीं करता. एक्सपर्टीज़ कौन होते हैं, उसके कम्युनिटी के लोग ही होते हैं. आपस में बात कर लेते हैं कि तुमने कौन सा सीड बोया है, तुमने कैसे किया है, आपस में बात करके वो अपनी खेती बाड़ी चलाते हैं. ही एक्वायर्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रोडक्शन. उसको आवश्यकता होती है फर्टिलाइजर्स की और पेस्टिसाइड्स की, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके. ही हायर्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट इन ऑर्डर टू प्लो हिज फील्ड. अगर उसके पास बुलक की एक जोड़ी नहीं है तो वो ट्रैक्टर लेता है रेंट पे. आजकल ट्रैक्टर से ही प्लोइंग करते हैं और रेंट पर वो ट्रैक्टर लेकर के अपनी फील्ड को प्लो करता है. दो सम ऑफ द फार्मर्स स्टिल यूज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग प्लो हिज फील्ड. और कुछ फार्मर्स तो ऐसे हैं जो अभी तक ट्रेडिशनल मेथड से ही अपने फील्ड्स को प्लो करते हैं, बैलों से. ठीक है. दो सम ऑफ द फार्मर स्टिल यूज द बुलक्स फॉर प्लोइंग, यानी बुलक्स को यूज़ करते हैं प्लोइंग के लिए, डिपेंडिंग ऑन हिज फाइनेंस विच ही टैक्स ऑन अ लैंड लॉन. और वो फाइनेंस कराते हैं अपनी खेती बाड़ी के लिए, लोन लेते हैं. ही इरिगेट्स द लैंड विद द बेस्ट पॉसिबल मीन्स एंड हार्वेस्ट द प्रोड्यूस विद हायर्ड लेबर एंड रेंटेड इक्विपमेंट. और वही फार्मर्स क्या करता है, अपनी लैंड को इरिगेशन के लिए प्रॉपर इरिगेशन देता है, जो भी उसके पास पॉसिबल मीन्स है, जो उसके पास स्रोत है उनके द्वारा, और फिर हार्वेस्टिंग करता है अपनी फसल की, और जो अपना प्रोड्यूस है वो उसको हार्वेस्टिंग के लिए वो लेबर को हायर करता है या फिर कोई किराए से इक्विपमेंट लेकर के, हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट लेकर के अपनी फसल को हार्वेस्ट करवाता है. एज ही डज नॉट पजेस गुड स्टोरेज फैसिलिटीज़. उसके पास अपने जो फसल की प्रोडक्शन होती है उसको स्टोर करने के लिए फैसिलिटी भी नहीं होती है इतनी. ठीक है. ही इमीडिएटली सेल्स ऑफ हिज प्रोड्यूस एट अ नेगोशिएटिंग प्राइस. अब फिर वो क्या करेगा, जब उसके पास भंडारण क्षमता नहीं है, स्टोरेज करने के लिए कोई बड़ी जगह नहीं है, घर में वेयर हाउसेज नहीं है, तो फिर वो क्या करता है, जो उसका प्रोडक्शन आता है उसको उसी जो भी कम रेट हो उस समय, उसी कम रेट में वो मार्केट में सेल कर देता है. और बड़े जो लैंड होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि उनके पास अगर स्टोरेज फैसिलिटी है तो जब भाव आता है मार्केट में, ज़्यादा पैसा मिलता है उस प्रोडक्शन का, तभी वो उस अपनी ग्रेन्स को निकालते हैं मार्केट में और सेल करते हैं, तो उन्हें उस समय प्रोडक्शन का अच्छा पैसा मिल जाता है. लेकिन हमारे यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नेगोशिएटिंग प्राइस यानी कम प्राइस में ही, जबकि भाव नहीं आता है उसी समय उस अपने ग्रेन को मार्केट में सेल कर देते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास स्टोर करने की फैसिलिटी नहीं है. ही आल्सो सेल्स द प्रोड्यूस ऑफ हिज कैटल and poultry to the cooperative societies in the village, which also advise him on the type of fodder for animals and the safety measures in order to protect the health of livestock. और साथ ही साथ विलेजर्स क्या करते हैं, फार्मर्स जो अपने कैटल्स हैं उनसे जो होने वाला प्रोड्यूस है, मिल्क है, घी है, जो भी प्रोड्यूस वो मार्केट में सेल करते हैं, वो कहाँ करते हैं, अपने विलेज की कोऑपरेटिव सोसाइटी में वो उसको
जाते हैं उसको प्रोडक्शन को लेके, और फिर वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या करती है, उसे एडवाइस देती है ताकि वो अपने मवेशियों को, अपनी कैटल्स को, अपने लाइव स्टॉक को सेफ रखने के लिए उन्हें अच्छे टाइप का फॉडर खिलाए, चारा खिलाए, उनकी हेल्थ की प्रोटेक्शन के लिए उन्हें बहुत सारी एडवाइजेज, दवाइयाँ वगैरह देते हैं। तो इस तरह से हमारे इंडिया के फार्मर की एक वो चलती है, शेड्यूल है। यानी हमारे इंडियन फार्मर्स कैसे हैं, एवरेज टाइप के फार्मर्स हैं, उन्हें ज़्यादा फैसिलिटी भी नहीं मिली हुई है, वो कम लैंड रखते हैं और कम लैंड में कम पैसे में अपना जितना सा हो सकता है प्रोडक्शन लेते हैं और समय आने पर उसको मार्केट में सेल करके पैसा लेते हैं। तो उनको नॉलेज की भी कमी होती है, उनको पैसे की भी कमी होती है और ज़मीनें भी उनके पास कम होती है। कॉमर्शियल यूज़ वाली ज़मीनें नहीं है, बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो हम एक डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, इसलिए हमारे यहाँ के जो डेवलपमेंट है वो भी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट जो हमारे अदर कंट्री है, जैसे डेवलप्ड कंट्री में हमने लिया यूएसए को, तो यूएसए के फार्म कैसे होते हैं, वहाँ के फार्मर्स कैसे होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आइए नीचे वाला पैराग्राफ है हमारा, द फार्म्स ऑफ यूएसए आर वेरी लार्ज इन साइज। वहाँ के जो फार्म हैं बड़े होते हैं साइज में। द एवरेज साइज ऑफ द फार्म इन द यूएसए इज अबाउट 250 हेक्टर्स। यहाँ के जो फार्म की साइज़ है वो लगभग 250 हेक्टेयर्स होती है। और हमारे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमारे यहाँ पे 1.5 to 2 हेक्टर एक एवरेज बताया है, और वहाँ का एवरेज क्या बताया है, 250 हेक्टर, यानी एवरेज निकाला है ये, तो अभी 250 आ रहा है। तो वहाँ के फॉर्म्स की जो एवरेज साइज़ है वो बड़ी है हमारे यहाँ के फॉर्म से। These farms are highly mechanized as most of the work in the field is done with the help of drills, tractors, combine harvester, threshers, etc. और वहाँ के जो फॉर्म्स हैं वो हाईली मैकेनाइज्ड है, यानी हर फॉर्म में जो इतना बड़ी ज़मीन रखेगा पर्सन, तो वो अपने फार्म को फुल मैकेनाइज करेगा, सारी सुविधाएं वहाँ पर जुटाएगा, जिसमें वो ड्रिल मशीन भी रखता है, ट्रैक्टर्स भी रखता है, अपने कंबाइन हार्वेस्टर्स भी रखता है, थ्रेशर्स भी उसके अपने होते हैं, तो उसको तो रेंट पर कुछ लेना ही नहीं होता है। तो सारा मैकेनाइज्ड फार्म होता है यूएसए में। फार्मर्स यूज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स एंड एग्रीकल्चर इज बेसिकली कॉमर्शियल इन नेचर। वहाँ जो इतने बड़े बड़े फार्म्स होंगे तो वहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो कॉमर्शियली होगी नेचर में, और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेगा ताकि वो अच्छा उत्पादन दे सके। फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स मेनली फॉर सेल इन द मार्केट, और वहाँ के फार्मर्स जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं वो केवल मार्केट में सेल करने के लिए या कॉमर्शियल पर्पज से ही वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। फार्मर्स आर वेल एजुकेटेड, और उन फार्मर्स को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है, वेल एजुकेटेड होते हैं, एंड अपडेट देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ बुक्स, और अपने आप को अपडेट रखते हैं बुक्स की सहायता से, एंड अटेंडिंग सेमिनार्स इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, और एजुकेटेड होते हैं तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ में जो भी सेमिनार्स होते हैं फार्मर्स के लिए उनको भी वो अटेंड करते हैं। तो सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर इतने अच्छे ढंग से बनी हुई है कि सभी फार्मर्स वहाँ पर क्या है, अवेयर है, एजुकेट हैं। In order to increase production of crops, farmer use fertilizers and pesticides. अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। They use good means of irrigation as they are not dependent on rainfall. और उनके पास इरिगेशन के अच्छे मीन्स हैं, वो कभी भी रेनफॉल पर डिपेंड नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ का किसान तो अच्छे इरिगेशन के सिंचाई के साधन नहीं होते हैं, तो वो केवल रेन पर ही डिपेंड रहता है, कब रेन आएगी और कब इरिगेशन होगा, है ना। और नहरें भी हैं तो वो भी समय पर पानी नहीं देती हैं, वो साइकिल ही कुछ इस तरह से चलता है। तो देन दे टेक सफिशिएंट मेजर्स इन ऑर्डर टू कंट्रोल पेस्ट एंड डैमेज द क्रॉप्स। फिर वो कुछ ऐसे मेजर्स, पर्याप्त मेजर्स उनके पास हैं पेस्ट को कंट्रोल करने के, यानी जो कीड़े मकोड़े लगते हैं ना खेतीबाड़ी में, और खेतीबाड़ी को डैमेज होने से बचाने के लिए उनके पास कुछ सफिशिएंट मेजर्स हैं। सॉइल सैंपल्स आर सेंट टू लेबोरेटरीज फॉर सॉइल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू चेक वेदर दे हैव सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स और नॉट।
और खेत में ग्रो करने से पहले सॉइल सैंपल्स को कहाँ लेबोरेटरीज में भेजा जाता है ताकि उस सॉइल की टेस्टिंग हो सके प्रॉपरली और ये चेक किया जा सके कि उस सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स है या नहीं है, जिससे कि हमें प्रोडक्शन अच्छा मिल सके। हमारे यहाँ पे ऐसी सुविधाएं बहुत ना के बराबर है। फार्मर्स हैव ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज, और उन फार्मर्स के पास बहुत बड़े बड़े ग्रेन स्टोरेज हुआ करते हैं ताकि वो क्या करते हैं, उनको स्टोर कर लेते हैं ग्रेन्स को, और सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर डिस्पैचिंग देयर प्रोड्यूस टू मार्केट एजेंसीज, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी उनके पास पर्याप्त होती है ताकि वो समय आने पर जब भाव आता है ग्रेन का तब मार्केट में उसको ले जा सके। उनकी स्वयं की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ उनके पास होती है। हैज़ द फार्मर्स वर्क एज बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक पीजेंट फार्मर्स, तो वहाँ के फार्मर्स किस तरह काम करते हैं, एक बिजनेसमैन की तरह काम करते हैं, न कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। तो वास्तव में वो क्या है, कॉमर्शियल क्रॉप लेते हैं, इसलिए वो क्या है, बिजनेसमैन हैं। और इंडिया के जो फार्मर्स हैं वो क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं और कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं है, इस कारण से एजुकेशन भी नहीं है ज़्यादा उनके पास। तो ये हमारे यहाँ का एवरेज केस स्टडी हमने दोनों कंट्रीज़ की पढ़ी। ठीक है, आपको समझ में आई होगी। जो भी पढ़ाया गया है उसको एक बार आप घर पे अच्छे से रीड करें। कुछ दिक्कत हो तो जल्दी हम क्लासरूम में मिलेंगे, हम फिर उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये चैप्टर हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है बच्चों, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं जो भी करने हैं आपके पास आ जाएंगे। आप उनको कंप्लीट रखना ताकि यहाँ पर क्लास में आकर हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और हम आगे की स्टडी अपनी जारी रखें। ओके बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।